आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे कौन सा एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सबसे बड़ी बात है, आपको बहुत अवसर मिलते हैं बहुत कार्य करने के। जैसे एक सैनिक सर्व करता है, वैसे आप एक कंट्री को सर्व कर रहे हैं। जो आपकी रैंकिंग आपकी होगी, उस रैंकिंग के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपको पोस्ट एलोकेट करेगी। पूरा एग्ज़ाम लगभग 1 साल का, और ये पूरा एग्ज़ाम आपको एक प्रोसेस में ही पास करना होगा। इंटरव्यू आपने क्वालिफाई नहीं किया तो इसका मतलब है आपको अगली बार केवल इंटरव्यू नहीं देना है। हेलो बच्चों, सब आप कैसे हो? मैं ऋषि जैन इस PW ओनली IAS प्रारंभ चैनल में हिंदी के आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम अब तो मिलते ही रहेंगे। तो आज अगर मैं बात करूं, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो बहुत बेसिक बात है और जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि यूपीएससी के बारे में थोड़ा जानकारी आप सब तक पहुंचाना चाहता था कि ये क्या है। जैसे आम तौर पर ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कोई अगर आईएएस बनना चाहता है, आईएएस का सपना देख रहा है, उसके मन में आईएएस की इच्छा है कि वो आईएएस पास या आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे उसको सिलेबस देखना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। फिर सबसे बड़ी बात है कि उसमें एज लिमिट क्या है, कैसे अपने एज लिमिट को देखेगा, क्वालिफिकेशन क्या है चाहिए, इसमें पोस्ट क्या होती है, सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात सैलरी कितनी मिलती है इसमें। तो मैं ऋषि जैन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके बहुत काम की होगी। जैसा कि आप जानते हो कि आईएएस इस देश का सबसे प्रतिष्ठित सरकारी जॉब है। ये न केवल पावर देता है, ठीक है, न केवल पावर बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी देता है। और क्या चाहिए, एक आर्थिक जो है, आर्थिक स्थायित्व भी होना चाहिए ताकि कहीं दिक्कत ना हो, फ्लक्चुएशन। प्राइवेट जॉब में क्या है, आज है कल नहीं है। यहाँ पर आपका एक स्थायित्व बना रहता है, परमानेंसी बना रहता है, और साथ में सबसे बड़ी बात है आपको बहुत अवसर मिलते हैं बहुत कार्य करने के। आप अपने कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं। जैसे एक सैनिक सर्व करता है, वैसे आप एक कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो माने भारत में मुझे नहीं लगता है किसी भी युवा का ये सपना नहीं हो सकता कि मुझे आईएएस बनना है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा कि आखिरकार अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आईएएस की तैयारी के लिए क्या क्या सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ रूपरेखा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे अगर आपको आईएएस की तैयारी करना, आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को या इस सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराती है। समझना बहुत ध्यान से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस पूरे एग्ज़ाम को, आपके पूरे प्रोसेस को ये क्या करती है, कंडक्ट कराती है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईएएस बनते हैं, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी क्या करती है, इस एग्ज़ाम को सिविल सर्विस, इसको सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहा जाता है। तो इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम को यूपीएससी 3 फेज में करती है। 3 फेज में, बच्चों ध्यान से एकदम सुनना, 3 फेज में ये एग्जाम होता है। पहला प्रारंभिक एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू होता है, सबसे पहले आप प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होते हैं। जब आप इसको पास कर लेते हैं तब आप मेंस में अपीयर होते हैं, और फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में जब आप पास कर लेते हैं, इसका मतलब है आप यूपीएससी के प्रोसेस को पास कर चुके हैं,
नाउ अब आपको पोस्ट एलोकेट, जो आपकी रैंकिंग आपकी होगी उस रैंकिंग के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा, गवर्नमेंट आपको पोस्ट एलोकेट करेगी। डन। याद रखना ये प्रोसेस जो है 1 साल का होता है, पूरा एग्जाम लगभग 1 साल का, और ये पूरा एग्जाम आपको एक प्रोसेस में ही पास करना होगा। मतलब अगर आप प्रीलिम्स पास कर रहे हैं, मेंस पास कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू पास नहीं किया, इंटरव्यू आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब है आपको अगली बार केवल इंटरव्यू नहीं देना है ना, अब आपको फिर से स्टार्ट करना है प्रीलिम्स एकदम जीरो से, मेंस एंड देन इंटरव्यू, यानी तीनों एग्जाम आपको एक ही प्रोसेस में पास करना पड़ेगा। क्लियर? वेरी गुड। अब थोड़ा सा ये भी दिमाग में बैठाओ कि जो प्रीलिम्स एग्जाम आपका है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो ये जो प्रीलिम्स एग्जाम आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, इसमें जनरली आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर जिसको आप सॉल्व करते हैं, लेकिन जब आप मेंस एग्जाम दे रहे होते हैं तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको पूरा आंसर राइटिंग इसमें करना है। ये क्या है? ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, जबकि इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है आपका कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। डन। आप कितना प्रेशर को झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, कितना आप हंसमुख प्रवृत्ति के हैं, तो हर चीज का ये टेस्ट आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के बारे में, पहले तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यहां पर ये बात समझने की है कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में जो आप पेपर होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स की, मैं पहले प्रीलिम्स लेता हूं कि प्रीलिम्स की अगर बात करें, प्रारंभिक एग्जाम की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं, 2 पेपर होते हैं इसमें, ध्यान से समझना। एक होता है GS1, ठीक है ना, और एक होता है GS2। एक्चुअल में ये GS2 जो होता है ये CSAT होता है, ये CSAT का एग्जाम होता है, इसको CSAT कहा जाता है, ठीक है, CSAT का एग्जाम कहा जाता है, और ये जनरल स्टडीज का एग्जाम होता है, जनरल स्टडीज का एग्जाम होता है, ठीक है। दोनों ही पेपर जो हैं ये 2 घंटे के होते हैं और 200-200 मार्क्स के होते हैं, दोनों ही 200-200 मार्क्स के दोनों ही आपके पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जीएस पेपर में सब MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इसमें। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, होगा, ज्योग्राफी से संबंधित सवाल भी होंगे, पॉलिटी संविधान से संबंधित सवाल होंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से भी संबंधित सवाल होंगे, इकोनॉमी से भी संबंधित सवाल होंगे, करंट अफेयर से भी संबंधित सवाल होंगे, ठीक है। तो ये जो है जीएस में आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। डन। और जीएस में, जीएस को आपको क्वालिफाई करना है, क्या मतलब जीएस अगर आप पास करते हैं तो आप मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जब आप इस बात को समझना, प्रीलिम्स में जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो जो भी प्रीलिम्स में आपने स्कोर किया है, जो भी प्रीलिम्स में आपने स्कोर किया है, ये आपके लास्ट जो आप सेलेक्ट होंगे तो उस स्कोर में ये जुड़ेगा नहीं। प्रीलिम्स केवल क्या है, आपको मेंस के यहां पहुंचने के लिए, आंसर राइटिंग लिखने के लिए, मेंस लिखने के लिए एक दरवाजा है जिसको आपको पार करना है, ठीक है। यानी अगर आप प्रीलिम्स पास करेंगे तभी आप मेंस लिखेंगे, और मेंस ही सब डिसाइड करेगा, ये मेंस ही डिसाइड करेगा
कि आपकी रैंकिंग क्या होगी, आपको कैसा पोस्ट, क्योंकि इसमें केवल इंटरव्यू के 275 मार्क्स जुड़ेंगे। सबसे इस एग्जाम का मेन जो है वो आपका मेंस है। तो जो भी प्रीलिम्स में आप स्कोर कर रहे हैं वो आपके अंतिम परिणाम में जुड़ेगा नहीं, वो मार्क्स, वो केवल आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करता है। क्लियर? तो यहां क्या हम देख रहे हैं बच्चों कि जो प्रीलिम्स में आप जीएस क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आपको सी सेट को क्वालिफाई करना होगा। सी सेट को क्वालिफाई करना होगा, यानी 200 में आपको 33% स्कोर करना होगा। और जब आप 33% स्कोर कर लेंगे तब जाकर के आपका जीएस का पेपर क्या होगा? चेक होगा। यानी जीएस का पेपर तभी चेक किया जाएगा जब पहले आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाएं, और फिर जीएस के पेपर में आपका देखा जाएगा कि क्या आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे देखा जाए यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में बैठते हैं 8 से 10 लाख बच्चे, और उन 8 से 10 लाख बच्चों में मात्र 15,000 बच्चे, लगभग 12 से 15,000 बच्चे जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो भी मार्क्स आता है जीएस में, जब आप सी सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो कट ऑफ होता है कि अगर आपने उस कट ऑफ को पार कर लिया, आपने उस कट ऑफ नंबर को पार कर लिया, तो आप मेंस के लिए चले जाते हैं, आप मेंस का एग्जाम देने लगते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, और ध्यान रखना ये दोनों ही प्रोसेस में निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आपने गलत किया तो फिर आपके सही किए गए क्वेश्चन भी गलत होंगे, काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे। तो बहुत संभल के जीएस 1 और जीएस सी सेट जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, फिर जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप मेंस लिखेंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। टोटल कितने? 9 पेपर होते हैं, और इनमें से जो 2 पेपर होता है, 2 पेपर ये क्वालिफाई पेपर होता है, केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर आपके अंतिम परिणाम में नहीं जुड़ते हैं। तो वो 2 पेपर कौन कौन सा है? एक लैंग्वेज का पेपर होगा, कोई भी लैंग्वेज जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में होगा, हिंदी के अलावा जो अन्य भाषाओं में, और दूसरा अनिवार्य रूप से आपको एक इंग्लिश का भी पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंग्लिश ये भी अनिवार्य है। तो ये केवल क्वालिफाई करना है, इसको केवल आप क्वालिफाई करेंगे, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसके बाद बच गया कितना पेपर? 7 पेपर बच गया। कितना पेपर बचा? 7 पेपर बचा। अब इन 7 पेपर के जो मार्क्स हैं, हर पेपर, जैसे इस पेपर में, यहाँ 7 पेपर में निबंध होगा, एक तो निबंध होगा, ऐसे होगा 250 मार्क्स का, ठीक है बच्चों, 250 मार्क्स का निबंध होगा। इसके बाद जीएस 1 पेपर होगा 250 मार्क्स का, जिसमें इतिहास होगा, इतिहास के साथ ज्योग्राफी होगा, कला और संस्कृति होगा। फिर इसके बाद जीएस 2 पेपर होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होगा, पॉलिटी होगा इसमें, फिर सोशल इश्यू होगा इसी में। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जीएस 3 पेपर, जीएस 3 पेपर ये भी 250 मार्क्स, 20-20 क्वेश्चन के होते हैं, 20-20 सवाल होते हैं जिसको आपको 3 घंटे में लिखना होता है। और ये जो जीएस 3 है इसमें इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपदा प्रबंधन है। और फिर जीएस 4 पेपर होगा, जीएस 4, इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें नीति शास्त्र होगा, एथिक्स होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250। इसके अलावा ये हुआ कितना? 5। और फिर ऑप्शनल का 2 पेपर, आप कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में लेते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पीएसआईआर है, तो ऑप्शनल में 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल में 2 पेपर होंगे। हर पेपर जो है 250 और 250 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने पेपर हुए? 7 पेपर आपको देना है। और इन 7 पेपर को अगर मैं 250 से गुणा कर दूं, सिंपल, ठीक है, तो ये कितना मार्क्स हुआ? 1750,
50 मार्क्स का, 1750 मार्क्स का आपका जो है ये देखा जाए मेंस का टोटल पेपर होता है। देख लीजिए 70, 735, 5, 7 to 14 और 317, 1750 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होगा। और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि 15,000 बच्चों में जितने पोस्ट होंगे उसके लगभग 3 गुना बच्चों को निकालते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में 3:1 होता है लगभग, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1000 पोस्ट है तो 3000 बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो आप अगर उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में आपको 275 मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है। कितना? 275, यानी 5202, 2025। कितना? 2025 जो है ये टोटल मार्क्स है जो आपका रैंक डिसाइड करेगा, टोटल एग्जाम का मार्क्स होता है। और यही जितना आप स्कोर करेंगे उसी के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होगा। तो याद रखना, टोटल 9 पेपर जिसमें 2 क्वालिफाई, 7 पेपर होते हैं 250-250 के ईच। और अगर हम 7 पेपर की बात करें तो 2025 आप गुणा कर लो 1750 से, 1750 से आप गुणा कर लो, सॉरी 250 से 7 का गुणा कर लो तो 1750 आएगा। और 1750 में आप एक काम करो 275 और जोड़ दो इंटरव्यू के, तो टोटल 2025 मार्क्स का होगा। और उसी के हिसाब से आपका रैंक आपका डिसाइड करेगा। डन। तो ये एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में जो क्या क्या है, पेपर में कौन कौन से पेपर में क्या क्या है ये भी पता है आपको। निबंध कम से कम 2 निबंध आप लिखते हैं, और GS1 जिसमें आप कला, संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी की बात करते हैं, GS2 जिसमें आप पॉलिटी की बात करते हैं, IR की बात करते हैं, सोशल इश्यू की बात करते हैं, GS3 जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, GS4 जिसमें एथिक्स की बात करते हैं, और ऑप्शनल के 2 पेपर। डन। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गया पूरे पेपर और एग्जाम पैटर्न को आपने समझ लिया, ठीक है, सिलेबस को भी समझ लिया, सिलेबस को भी समझ लिया। डन। अब बात आता है कि क्या एज लिमिट होनी, इसमें एज लिमिट क्या है, एज का क्या क्राइटेरिया है। तो ध्यान रखिए इसमें सिंपल कि जो व्यक्ति है उसकी आयु जो है 21 वर्ष, 21 वर्ष। अगर मैं जनरल की बात करूं कि मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट बैठना चाहता है, जनरल कैंडिडेट है, तो उसकी कम से कम न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम उसको 32 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष या 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। अटेम्प्ट कितने हैं? 6 हैं, मिलेंगे उसको। दोनों में जो पहले हो जाए, या तो 32 वर्ष की आयु पूरी कर ले या 6 अटेम्प्ट कर ले, तो इससे ज्यादा उसको नहीं दिया जाता है। एक जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम 21 वर्ष आयु, अधिकतम 32 वर्ष और अटेम्प्ट अधिकतम 6 अटेम्प्ट, दोनों में जो पहले हो जाए। लेकिन अगर बात करें ओबीसी, ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी में ये सिस्टम है कि मिनिमम तो 21 वर्ष है, मिनिमम उसका कितना है? 21 वर्ष है, लेकिन यहां पर जो है उसको मैक्सिमम जो है 35 वर्ष दे दिया जाता है। 35 वर्ष वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन यहां अटेम्प्ट भी काउंट होगा। अटेम्प्ट जो है वो 9 अटेम्प्ट दिए जाएंगे उसको, और दोनों में जो पहले हो जाए। लेकिन अगर हम SC ST की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में अगर बात करें, तो यहां मिनिमम वही 21 वर्ष ही होगा, लेकिन मैक्सिमम अगर हम इनकी बात करें, मैक्सिमम में, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कोई भी अटेम्प्ट नहीं होता, नो अटेम्प्ट लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट, इनका कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, ठीक है। जबकि हालांकि इनके एज को डिफाइन कर दिया जाता है कि एक एज, एक पर्टिकुलर एज तक वो दे सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता है, ठीक है ना, अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता है, ये दिमाग में बैठाना है एकदम, ठीक है ना, अटेम्प्ट लिमिट इसमें नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से एज, यानी एक तरह से लगभग देखा जाए 21 साल से लेकर 40 वर्ष तक, अगर मैं SC ST सब इनको ले लूं तो लगभग 40 वर्ष तक आप इस एग्जाम को देते हैं। जिस कैटेगरी, जिस वर्ग में आते हैं उसके अनुसार भी, विकलांग के जैसे अलग होते हैं, विकलांग में भी जनरल अलग होते हैं, विकलांग में भी SC ST अलग होते हैं, OBC के अलग एज लिमिट होते हैं। तो यहाँ एज लिमिट के हिसाब से ये क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 21 साल या अधिकतम जो मैंने बोला 32 साल, इसका क्या क्राइटेरिया है सर? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 2025 में आप एग्जाम दिए हैं, तो 2025 में अगर देखा जाएगा 1 अगस्त जो है
ठीक है ना। 2025 में आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष की हो जानी चाहिए। उसके हिसाब से आपकी आयु, आप 21 वर्ष क्वालिफाई हो जाए, यानी उसके बाद आप पैदा नहीं हुए हो। ठीक है, सॉरी मैं 2025 लिख रहा हूं, सॉरी। ठीक है ना, हाँ, मैंने 1 अगस्त 2025 तक कहने का मतलब है, यानी 1 अगस्त 2004 से पहले पैदा हुए हो आप। 1 अगस्त 2004 के बाद, पहले नहीं, बाद आप हुए हो। ठीक है, 1 अगस्त 2004 के बाद, 4 के बाद आप नहीं पैदा हुए, सॉरी मैं बोल रहा हूं 1 अगस्त 2004 के बाद आप नहीं पैदा हुए हो, क्योंकि अगर आप उसके बाद पैदा होंगे तो आप 21 वर्ष के नहीं होंगे। ठीक है ना, आप उससे पहले हो गए होंगे, तो ये 21 वर्ष। और दूसरा, अगर मैं बात करूं अधिकतम, जैसे इसमें है 32 वर्ष। 32 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि आप 2 अगस्त बात करते हैं 1993, आज से बात करते हैं 2 अगस्त 1993, इससे पहले पैदा नहीं हुए हो। ठीक है, इससे पहले पैदा नहीं हुए हो, अगर इससे पहले होंगे तो आपका वो 32 वर्ष के एज लिमिट पार कर जाएंगे। ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर एज का निर्धारण होता है, अगस्त मंथ को लिया जाता है, 1 अगस्त को यहां पर पैमाना लिया जाता है। डन, समझ में आया। फिर इसके बाद आता है, अगर जैसे हम बात करें क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सर, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम तो आप डॉक्टर उक्टर कुछ भी रखिए, क्योंकि डॉक्टर भी आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियर भी आईएएस, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम वो ग्रेजुएट तो होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेजुएट पास हो, बस इतना ही इसका क्वालिफिकेशन है, और कुछ सिंपल पास हो तो वो क्वालिफाई करता है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट है तो भी चलेगा इसमें। डन। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें कि ठीक है, और फिर बात आता है कि सर पोस्ट इसमें कौन कौन सा होता है। पोस्ट की बात करें, अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3 प्रकार का पोस्ट होता है, ध्यान रखिएगा 3 प्रकार का पोस्ट। एक अखिल भारतीय 3 पोस्ट होता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये 3 पोस्ट होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत, ये राज्य सरकार के अंतर्गत अधीनस्थ या केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, कार्य करते हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 पोस्ट। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे आईआरएस है, आईआरटीएस है, बहुत सारे पोस्ट हैं, आईआरटीएस है, इस तरह के बहुत सारे 15, लगभग 15 पोस्ट हैं जो कि किसी मंत्रालय के अधीन आप काम कर रहे होते, किसी मंत्रालय के अधीन होते हैं। ठीक है ना, तो वो पोस्ट होते हैं जो ग्रुप ए सर्विस माना जाता है, ग्रुप ए। ठीक है ना, ग्रुप ए। और एक होता है ग्रुप ए अलाइड सर्विस माना जाता है, अलाइड सर्विस होते हैं, अलाइड सर्विस होते हैं। जनरली ये यूनियन टेरिटोरीज में दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में, दानिश में दिया जाता है, ये दानिश सर्विस कहलाते हैं। तो अलाइड सर्विस होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के पोस्ट इसमें होते हैं, और 3 प्रकार के पोस्ट में लगभग माना जाता है टोटल 23 पोस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके लिए सबसे ज्यादा जो आपको आकर्षित करने वाले होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 पोस्ट सबसे मुख्य माने जाते हैं। डन। अब बात करते हैं, अगर रेम्यूनरेशन की, सैलरी की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो अभी आपको पता होगा, न्यूज़ भी है कि 8वां पे कमीशन की अब सिफारिशें मानी जाएगी आने वाले समय में। 8वां पे कमीशन का गठन हो गया, लेकिन अभी तक जो सैलरी दिया जा रहा है वो 7th पे कमीशन के अनुसार दिया जा रहा है, 7th पे कमीशन। ठीक है, 7th पे कमीशन की बात करें, 7th पे कमीशन, तो एक आईएएस की जो शुरुआत सैलरी होती है, जो शुरुआत सैलरी होती है, वो लगभग देखा जाए 56,000 रुपया उसका बेसिक पे होता है। बेसिक पे अगर बात करें तो वो 56,000 रुपया उसका बेसिक पे होता है, और कुल सैलरी उसको मिलती है वो 70 से 80,000 के लगभग मिलती है, 70 से 80,000 की सैलरी उसको मिलती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पोस्ट बढ़ता है, जैसे जैसे वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक अगर पहुंचता है, जो कि लगभग 35 साल की सर्विस में होगा, तो उसकी सैलरी ये बढ़ करके 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अभी ये 7th पे कमीशन की बात कर रहे हैं, जबकि 8th पे कमीशन में ये माना जा रहा है कि ये लगभग डबल हो जाएगा, लगभग डबल हो जाएगा। तो क्या सर इतनी सैलरी दी जाती है? अरे नहीं, इसके साथ साथ जो सुविधाएं दी जाती जो सुविधाएं दी जाती है
वो बहुत अधिक है। जैसे एक आईएएस को हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है, घर मिलता है, माने बंगलो, घर क्या बोले, बंगलो मिलता है, एक कुक मिलता है, गाड़ी मिलता है, ड्राइवर मिलता है 24/7 के लिए। इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं कि मैं बता रहा हूं कि ये सैलरी दी जा रही है, लेकिन ये सैलरी खर्च करने के लिए आपके पास, आपको खर्च कहां करेंगे? आपका रहना मुफ्त में, आपका खाना मुफ्त में, आपका कहीं घूमना मुफ्त में, सब कुछ। और वो गाड़ी जो आपको मिलेगा उसमें ये नहीं कि 2000 का पेट्रोल भरा रहे या 1000 का पेट्रोल, हमेशा वो फुल होगा टंकी, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो और क्या चाहिए? अगर मैं बात करूं, फिर से अपने वापस उस बात पर आता हूं जहां से हमने शुरू किया था, कि हमने अगर बात किया है पूरे के पूरे, आप देखिए कि इस यूपीएससी की तैयारी में, आईएएस की तैयारी में क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पोस्ट कौन कौन सी होती है, और सैलरी कितनी है। तो मैंने कोशिश किया है कि छोटे से वीडियो में, बहुत विस्तार से नहीं, आप सारी बातों को समझ लीजिए, ताकि अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बेसिक बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा, आपको बहुत अच्छी सूचनाएं दी गई होगी इस वीडियो द्वारा। अपना ध्यान रखिए, और आईएएस के लिए बस अब ठान लिया है आपने, तो हम सब आपके साथ हैं, और खूब मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।